हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके सामने एक नया चैप्टर जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर जो है हम यहां पे स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज में हम वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इंपॉर्टेंट की डेफिनेशन जो है यहां पर क्या होने वाली है, क्या पैरामीटर्स हैं जिससे मैं क्वेश्चन को एक इंपॉर्टेंट कहूंगा। वो पैरामीटर है कि वो क्वेश्चंस जैसा क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया है या बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो आ सकता है अपकमिंग एग्जाम्स की किसी शिफ्ट में, है ना। तो वो सारे क्वेश्चंस यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। जो इन क्वेश्चंस का लेवल है वो बिल्कुल मॉडरेट, इजी मॉडरेट के बीच में होने वाला है, मॉडरेट से हार्ड के बीच में होने वाला है। जो बिल्कुल ही हार्ड सवाल हैं वो हम यहाँ पे उतने ज्यादा उनको इस सीरीज में नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहला सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक एथलीट है ओलंपिक गेम्स में, कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 10 सेकेंड्स। हिज एनर्जी और हर एनर्जी कैन बी एस्टिमेटेड टू बी इन द रेंज ऑफ, अज्यूम द वेट ऑफ द एथलीट टू बी बिटवीन 50 kg एंड 100 kg। 50 और 100 kg के बीच में उसका मास हो सकता है और उसका जो कहा गया है कि ये एवरेज स्पीड के बारे में बेसिकली यहाँ पे इंडिकेट आपको किया गया है कि 100 मीटर 10 सेकंड में चल लेता है। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी किस रेंज में होने वाली है। ये आपको रेंजेस दी हुई हैं, तो आपको बताना है कौन सी रेंज में काइनेटिक एनर्जी होगी। तो भाई मैं मान रहा हूं कि सबसे हल्का यदि एथलीट होगा तो उसका मास मैं मान लेता हूं कि 50 kg के बराबर है। और यदि यहाँ पे एवरेज स्पीड की यदि बात करें तो एवरेज स्पीड उसकी होने वाली है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज 100, टाइम है 10, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड उसका एवरेज स्पीड होने वाला है। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ ऑफ मास m v स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके पास 2500 जूल के बराबर। ये मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। अब यदि बात करें 100 kg का एथलीट है और ये भागता है उस स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा आपके पास? हाफ इंटू मास m, m कितना है आपके पास? 100 kg इंटू स्पीड का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर 100, तो आपको मिल जाता है 5000 जूल के बराबर। 5000 जूल के बराबर। तो हमारी रेंज होनी चाहिए 2500 से 5000 जूल के बराबर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ये है आपके पास 200 से 500। ये तो कोई बच्चा भागे इस स्पीड से तो उसका काइनेटिक एनर्जी होगी। ये बहुत ज्यादा है, ये भी बहुत ज्यादा है। ये जो है सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए कि अनअकैडमी प्रोडिजी का जो एग्जाम है जो 23 जनवरी को होने वाला है 10 AM ऑनवर्ड्स, जिससे आप 20 लाख तक का जो है कॉलेज ग्रांट जीत सकते हैं। तो टेस्ट होने जा रहे हैं 23 जनवरी को, दोबारा सुनिए, 10 AM ऑनवर्ड्स। ये जो टेस्ट होने वाला है क्लास 7th, 8th, 9th, 10th और 11th और 12th के स्टूडेंट्स जो जेई और नीट के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट में आप जो है ऑल इंडिया लेवल पर कंपीट कर रहे होंगे। और दूसरी बात यह है कि इस टेस्ट में आप अच्छा स्कोर करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग जो है प्राइजेस जो है आपको मिलने वाले हैं। इसको करने के लिए, इसको एनरोल करने के लिए आपको कोड यहाँ पे इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव। अब मैं बताता हूँ आपको काम की बात जो है इसके एक्साइटिंग प्राइजेस कौन कौन से हैं। तो मैकबुक एयर रैंक 1, आईफोन, आईपैड, अमेजॉन का इको डॉट, अमेजॉन के वाउचर जो हैं ये टॉप 100 रैंक तक के बच्चों को मिलने वाले हैं। तो आप सोचिए कि क्या आप टॉप 100 में आ सकते हैं, क्या आप ये प्राइस पा सकते हैं। तो जरूर जो है फटाफट से एनरोल कर लीजिए। और सिर्फ 100 रैंक तक नहीं बल्कि 500 जिनकी रैंक आएगी 500 तक, उनको भी स्कॉलरशिप जो है यहाँ पर मिलेगी। तो फटाफट से जो है इसको एनरोल करना है। और इस अनअकैडमी प्रोडिजी टेस्ट के लिए आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट जो है हो रहा है 16 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और ये डेली प्रैक्टिस टेस्ट होगा तो जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाएं अनअकैडमी प्रोडिजी में। इसमें एनरोल करने के लिए प्रैक्टिस टेस्ट में आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव, ठीक है। टेस्ट चाहे कोई सा भी हो, कोड आपको इस्तेमाल करना है। कोड एक ही है NKC सर लाइव। तो इस कोड की सहायता से आप जो है इसमें एनरोल कर सकते हैं फ्री। उसके बाद ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज है जेईई मेन 2022 के लिए,
और ये 16 जनवरी से हर संडे जो है 2 से लेकर 5 बजे के बीच में होता है। इस टेस्ट सीरीज में जो है क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिसके लिए आपको इसे ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि आप ऑल इंडिया लेवल पे compete कर रहे होंगे। ऑल इंडिया लेवल के जो है क्वेश्चन पेपर जो हैं वो आपको यहां पर मिल रहे होंगे। जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस और उनका अरेंजमेंट, ये सब जो है ये टॉप एजुकेटर्स ने क्यूरेट किया है और हर एक सवाल के जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं आपको मिलेंगे। तीसरी बात यह है कि डिटेल जो है टेस्ट रिपोर्ट जो है आपको इसकी मिलने वाली है। जो भी आपने गलतियां करी हैं वो गलतियां आपको समझ में आ जाएंगी और किस तरीके से आपको इंप्रूव करना है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा उस टेस्ट रिपोर्ट से। और जो 200 लर्नर्स हैं इस टेस्ट में अच्छा करने वाले, उनको जो है 100% तक की स्कॉलरशिप मिलने का मौका मिलेगा। आपको एनरोल करना है कोड NTC सर लाइव से। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। टू बॉडीज ऑफ मास m and 4m आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जीज, द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल टू। लीनियर मोमेंटम का रेशियो पूछा है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आपको दिया हुआ है, नहीं मास का रेशियो दिया है, काइनेटिक एनर्जी बराबर है। तो मैं जानता हूं रिलेशन P इज इक्वल टू √2m/k। ये एक फॉर्मूला होता है, ये लीनियर मोमेंटम है, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो यहां से मैं P1/P2 लिख सकता हूं √2m काइनेटिक एनर्जी K डिवाइड में आएगा आपके पास √2 मास 4m इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी सेम है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाती है, m से m चला जाता है तो आपको मिलता है √1/4। तो यहां से आपको लीनियर मोमेंटम का रेशियो जो है मिल जाता है P1/P2 इज इक्वल टू 1/2। P1/P2 1/2 आपको यहां पर मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल हमारे पास है, आइडियल स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट K is hung from the ceiling and a block of mass m is attached to its lower end. If the mass is released with the spring initially unstretched, then the maximum extension in the spring is equal to। ये सवाल बहुत ज्यादा पुराना है, ये सवाल मेरे से ज्यादा पुराना है, ये सवाल मेरे से ज्यादा भी पुराना है, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है। लोग गलती कर सकते हैं जल्दबाजी में। तो यदि आपका दोस्त है कोई ऐसा जो बहुत ही ज्यादा सिली मिस्टेक्स करता है तो ये वीडियो जो है उसके साथ शेयर कीजिए और उसको बताइए कि यार ये सवाल जो है तुझे करके ही आना होगा यदि वो पेपर में आता है तो भाई यहाँ पे एक स्प्रिंग है और अनस्ट्रेच्ड हालत में उसको रिलीज कर दिया जाता है m मास का ब्लॉक बांधकर। यहाँ पर एक्सटेंशन यदि बात करें, एक्सटेंशन जो है 0 के बराबर है, कोई भी एक्सटेंशन नहीं है। अब जैसे ही इसको छोड़ेंगे बेटा, जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो बताइए ब्लॉक कहां जाएगा, लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा? ब्लॉक ना लेफ्ट जाएगा ना राइट जाएगा, इसको छोड़ने पर ब्लॉक नीचे जाने वाला है। तो मैं कह सकता हूं कि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा mg के बराबर, और यहां पर अभी तो फोर्स है 0 के बराबर, फोर्स ऊपर की तरफ है 0 के बराबर, तो ये वेलोसिटी इसका 0 है, फोर्स इस पे नीचे की तरफ है, इसका मतलब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, इसका मतलब नीचे की तरफ इसका स्पीड इंक्रीज होने वाला है। तो कुछ समय बाद हम देखेंगे कि इसका स्पीड यहाँ पे नॉन जीरो के बराबर हो चुका है, स्पीड जो है यहाँ पर इसके पास आ चुकी है और स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो चुकी है x के बराबर। तो स्प्रिंग की वजह से kx के बराबर फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा, नीचे की तरफ mg के बराबर फोर्स लग रहा होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके ऊपर फोर्स अब kx के बराबर लगने लगा है ऊपर की डायरेक्शन में और इसके पास एक नॉन जीरो वेलोसिटी आ चुकी है। तो बताइए ये कितना नीचे और जाता है, ये हमसे सवाल में पूछा गया है। तो मैं मान लेता हूं कि ये सबसे आखिरी में मैक्सिमम स्ट्रेच स्प्रिंग हो चुकी है और अब ये नीचे नहीं जाता है। नीचे नहीं जाता है तो ये कहां जाता है? ये इस इंस्टेंट पे रेस्ट पे आ जाता है। और मैं कह सकता हूं क्योंकि अब ये और आगे नीचे नहीं जाएगा, इसका मतलब स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन है यहां पर मैक्सिमम हो चुका है। स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन है वो मैक्सिमम हो चुका है। मैं xm के बराबर एक्सटेंशन स्प्रिंग में मान लेता हूं। ये इनिशियल कंडीशन है, फाइनल कंडीशन है। यहाँ पे वेलोसिटी 0 था, यहाँ पे वेलोसिटी 0 था, तो मैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता हूँ या वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल। इसको मैं रेफरेंस मान सकता हूँ, इसको मैं रेफरेंस मान सकता हूँ। तो ये हाइट जो है बेटा कितनी आ जाती है आपके पास? xm के बराबर हाइट आ जाती है। तो मैं इनिशियल यदि बात करूं तो इनिशियल इसके पास काइनेटिक एनर्जी है 0, इनिशियल इसके पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है हाफ इंटू k इंटू एक्सटेंशन 0 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है mgxm।
फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें 0 के बराबर है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हाफ के एक्सएम का स्क्वायर प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें रेफरेंस पर है तो 0 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां पर इसके पास प्रेजेंट है। ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, तो हमें दिस बराबर दिस मिल जाता है। एक्सएम से एक्सएम कट गया, आपको मिलता है mg इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्सएम। तो यहां से आपको मिलता है xm इज इक्वल टू 2mg डिवाइडेड बाय k। 2mg डिवाइडेड बाय k मैक्सिमम एक्सटेंशन स्प्रिंग में हमें मिल जाता है 2mg बाय k, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाउ मच वर्क मस्ट बी डन बाय अ फोर्स ऑन 50 kg बॉडी इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। हम जानते हैं कि वर्क में टाइम का रोल नहीं होता है, बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है वो जो है उनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, टाइम का इतना ज्यादा रोल यहाँ पे नहीं होने वाला है बिकॉज हमें स्पीड ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ लिखूंगा हाफ ऑफ मास 50 इनटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 25 इंटू आ जाएगा आपके पास ये 400 और दिस विल बी 100 इंटू 100 यानी कि 10,000 जो है आपके पास जूल वर्क डन की वैल्यू आ जाती है। आंसर विल बी 10,000 10 टू द पावर 4। अगला सवाल है बॉडी कंस्टेंट टू मूव अलोंग z एक्सिस ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट फोर्स गिवन बाय दिस। बॉडी सिर्फ z डायरेक्शन में मूव कर सकती है लेकिन फोर्स उसके ऊपर तीनों डायरेक्शन में लग रहे हैं, x में भी है, y में भी है, z में है, लेकिन बॉडी सिर्फ z डायरेक्शन में मूव कर सकती है। What is the work done by this force in moving the body by a distance of 4 meter along z direction? तो पहले origin पे थी बॉडी, पहले बॉडी जो थी origin पे थी, ऐसा दिया हुआ है क्या? नहीं। अच्छा, सिर्फ डिस्टेंस 4 मीटर चलाया है, इसका मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की यदि बात करें तो 4 k कैप के बराबर हमें दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहां से मैं वर्क डन कह सकता हूं फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट के बराबर होने वाला है। तो 4 की कैप का डॉट कीजिए इसके साथ, तो 4 3 12 जो है जूल हमें वर्क डन यहाँ पे मिल जाता है। आंसर विल बी 12 जूल। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल में दिया है कि एक इंजन है विच इज अटैच्ड टू अ वैगन थ्रू अ शॉक एब्जॉर्बर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। आपने देखा होगा कि मेट्रोस के बीच में, मेट्रो के जो कंपार्टमेंट होते हैं उनके बीच में एक शॉक एब्जॉर्बर लगा होता है और जो नॉर्मल हमारी ट्रेन होती है उसमें भी दो कोचेस के बीच में एक शॉक एब्जॉर्बर लगा होता है, शॉक एब्जॉर्बर लगा होता है जो सडन एक्सेलरेशन की वजह से जो शॉक आते हैं और जो सडन ब्रेकिंग की वजह से शॉक आते हैं, ब्रेक लगाने से शॉक आएगा, है ना, तो उसको वो थोड़ा सा जो है स्मूथ कर देता है। द एंटायर सिस्टम का मतलब है हमारे पास इंजन और वैगन। इंजन और वैगन दोनों का जो सिस्टम है उसका टोटल मास है 50,000 kg के बराबर, was moving with a speed of 36 kmph when the brakes are applied to bring it to rest. In this process the spring of the shock absorber get compressed by 1 meter and the 90% energy of the wagon is lost due to friction. तो बताना है कि स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होने वाला है। सवाल को समझिए क्या कहना चाह रहा है। हमारे पास ये है इंजन और है साथ में वैगन, वैगन है ये रहा, साथ में है इंजन और इसके साथ में जो है स्प्रिंग लगी हुई है, ये है हमारा इंजन। ठीक है, इसका जो लेंथ है बेटा, लेंथ है इसका 1.5 मीटर के बराबर, इसका एल लेंथ है L0। ठीक है, L0 के बराबर इसका लेंथ है। ये दोनों का जो कंबाइंड मास है वो 50,000 kg के बराबर है, 50,000 kg, और ये मूव कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से। 36 किलोमीटर पर आवर जो है, 36 किलोमीटर पर आवर, उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलने वाला है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। यदि आपके पास स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हुई है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है और आपको जो है मीटर पर सेकंड में आंसर मिलेगा। यदि मीटर पर सेकंड में स्पीड दी हुई है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है और किलोमीटर पर आवर में स्पीड आपको मिल जाती है। ठीक है, आप यूएस में नहीं रह रहे हैं तो आपको माइल्स पर आवर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो दो हमारे लिए यूनिट हैं, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड से दोनों जो है चल रहे हैं। ये 50,000 kg जो है इसका कंबाइंड मास है। अब क्या करते हैं, ब्रेक लगा देते हैं। ये ब्रेक लगा देते हैं और फाइनली रुक जाते हैं। ब्रेक लगाने से क्या होगा कि ये फाइनली रुक जाएंगे, इनकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी वैगन की। और क्या होता है कि ये जो स्प्रिंग है बेटा, इस स्प्रिंग में कंप्रेशन आ जाता है कितना, 1 मीटर के बराबर। 1 मीटर से ये कंप्रेस हो जाती है
और वेलोसिटी की फाइनली जीरो हो जाती है और फ्रिक्शन की वजह से 90% ऑफ इट्स एनर्जी गेट्स लॉस्ट। 90% जो एनर्जी है वो लूज हो जाती है। तो बताना है कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा। तो यहाँ पे इतनी सारी एनर्जीज दी हुई हैं, इतने तरह के हमें एनर्जी को खपाने के, एनर्जी को कंज्यूम करने के यहाँ पे तरीके दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी का थ्योरम लगा सकता हूँ, वर्क एनर्जी थ्योरम, बिकॉज वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो उसमें सारी चीजें जो है कवर हो जानी चाहिए। तो एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का, मेथड नंबर 1, कि मैं वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करूं। तो यहां लिखूंगा मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फ्रिक्शन की यदि बात करें तो फ्रिक्शन का वर्क डन, फ्रिक्शन की वजह से 90% ऑफ काइनेटिक एनर्जी लूज हो चुकी है। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 90% माइनस में 90% ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ इंटू 50,000 इंटू स्पीड का स्क्वायर। ठीक है, ये वर्क डन हो गया है। अब बात करें स्प्रिंग के वर्क डन की, स्प्रिंग के वर्क डन की बात करें तो ये आपको मिलने वाला है स्प्रिंग का वर्क डन हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस में माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स यहाँ पे कितना है 1 मीटर के बराबर है, 1 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज देखिए, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है 0 के बराबर है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 के बराबर है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपके पास, हाफ इंटू 50,000 इंटू स्पीड का स्क्वायर। स्पीड कितना था पहले, 10 मीटर पर सेकंड के बराबर था, 10 का स्क्वायर। ये आपको यहां से रिजल्ट मिलता है। अब हमें के जो है अननोन वो कैलकुलेट करना है। तो पहले माइनस माइनस और माइनस को हटा दीजिए। ये 1 इंटू दिस एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इंटू 1 है और यहां पे लिखा हुआ है दिस एक्सप्रेशन इंटू 0.9। तो इसको बेटा इधर ले जाएंगे तो आपको मिलेगा हाफ ऑफ के इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 90 बाय 100 इंटू हाफ ऑफ 50,000 इंटू 10 का स्क्वायर विच इज 100। ये रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये कितना आ गया आपके पास, 90 बाय 100 को माइनस करेंगे 1 में से, आपको मिलेगा 10 बाय 100 यानी 1/10। 1/10 से एक जीरो यहाँ पे चली जाती है और हाफ से हाफ चला जाता है। तो आपको यहाँ से के की वैल्यू मिल जाती है 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर के बराबर। तो ये के की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाती है 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर के बराबर। इस सवाल को करने का दूसरा तरीका और है। इस सवाल को करने का दूसरा तरीका ये है कि हम सिंपल हिसाब लगा लें कि हमारे पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है बेटा, काइनेटिक एनर्जी टोटल, उस टोटल काइनेटिक एनर्जी में से 90% फ्रिक्शन की वजह से खत्म हो जाती है, यानी कि आपके पास 0.1 ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी बचती है। और एक काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हाफ इंटू के इंटू 1 स्क्वायर जो है आप यहाँ पे कर देंगे तो आपका आंसर जो है एक लाइन में यहाँ पे मिल जाता है। तो ये आपके पास 10% ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी बची थी और ये भी कन्वर्ट हो गई है हमारे किसमें, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में। तो इन दोनों को बराबर कर देंगे, सेम आंसर आपको मिलने वाला है। आंसर है हमारे पास कितना, आंसर है हमारे पास 5 इंटू 10⁵, 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर के बराबर। ठीक बात समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। 2 men with weights in the ratio of 4:3 run up staircase in time ratio 12:11. The ratio of the power of the first to that of second आपको बताना है। तो पावर देखिए क्या होगा इस वाले केस में, बिकॉज ये स्टेयर पे चढ़ते हैं यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से mgh डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये पावर की वैल्यू होने वाली है। तो भाई पहले वाले की बात करें, पहले वाले का मास में मान लेता हूं 4m के बराबर है, दूसरे वाले का मास जो है 3m के बराबर है। टाइम जो है 12 t0 के बराबर लग रहा है पहले वाले को और 11 t0 के बराबर लग रहा है टाइम दूसरे वाले को। तो पावर जो है पहले वाले केस में आ जाएगी आपके पास m 4m gh डिवाइडेड बाय 12 टाइम्स t0 और दूसरे वाले केस में पावर आपको मिल जाती है 3 टाइम्स mgh डिवाइडेड बाय 11 t0। तो इन दोनों को आप डिवाइड कर सकते हैं P1 और P2 को। सो P1 बाई P2 आप निकालेंगे, आपको मिलेगा 4/12 इंटू 11/3। सो 4 से गए 3 बार, 11/9 यू विल गेट आंसर। आंसर विल बी 11/9, 11/9। आंसर चेक कीजिए 11/9, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 800 न्यूटन पर मीटर, के वैल्यू आपको दे रखी है, हैज एन एक्सटेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी। द वर्क डन इन एक्सटेंडिंग इट फ्रॉम 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर आपको बताना है। अब स्प्रिंग
नेचुरल स्टेट में नहीं है, ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर खींची हुई है। अब 5 सेंटीमीटर खींची हुई स्प्रिंग को और हम टोटल एक्सटेंशन 15 सेंटीमीटर कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस में वर्क डन आपको बताना है। तो भाई यहाँ पे वर्क डन का हम फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वर्क डन क्या होता है आपके पास, डेल्टा यू के बराबर, यानी कि सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे बात करें सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो हाफ इंटू के इंटू 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे 15 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर यहाँ पे मैं कर दूंगा, बिकॉज ये 15 सेंटीमीटर में है। सब हम यहाँ पे ऐसा यूनिट्स में निकालने वाले हैं। माइनस में हाफ ऑफ के, इनिशियल आपके पास एक्सटेंशन है 10⁻⁻², 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। बस आपका वर्क डन जो है यहाँ से मिल जाता है। हाफ इंटू के को कॉमन ले लीजिए, के की वैल्यू है 800 के बराबर, और 10⁻⁻4 को भी कॉमन ले लीजिए, तो 15 माइनस 5 आपको यहाँ पे 225 माइनस 5, 225 माइनस 25 आपको यहाँ से मिल जाता है। तो बेटा ये कितना आ गया आपके पास, 2 से गया 400 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 200, 1 2 3 4, 4 से 4 गए, 4 दूनी 8, 8 जो है आपको आंसर मिल जाता है। तो जो वर्क डन होने वाला है वो 8 जूल के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल है हमारे पास, द शेप ऑफ अ कर्व रिप्रेजेंटिंग द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब काइनेटिक एनर्जी और स्पीड को रिलेट करने वाला एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर। तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसके और इसके बीच में ग्राफ बनाना है काइनेटिक एनर्जी और स्पीड के बीच में। तो ये एक ऐसी इक्वेशन लिखी हुई है y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, और यहाँ पे आपके पास है एक्स स्क्वायर। तो ये एक पैराबोलिक ग्राफ होता है, पैराबोला ग्राफ होता है। इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हमें काइनेटिक एनर्जी और स्पीड के बीच में ग्राफ मिलने वाला है। काइनेटिक एनर्जी स्पीड के बीच में ग्राफ आपको इस तरीके से मिलेगा, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। तो पैराबोला इसका नाम है, और अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बन रहा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आंसर विल बी ए ऑप्शन। ठीक है।